कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं बेटा क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इस चैप्टर में हम लोग इस चैप्टर को करीब 4 से 5 पार्ट में पढ़ेंगे और चैप्टर के कोई बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सीबीएसई की पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, यूपी बोर्ड की पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं, सीयूईटी में पूछे गए हैं, नीट एग्जाम में पूछे गए हैं या जेई में पूछे गए हैं। क्लियर है बात। तो आज हम लोग इस चैप्टर का पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं और इस पहले पार्ट में हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे कि चार्जेस क्या होते हैं, कूलॉम्स लॉ क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सब के बारे में हम लोगों की चर्चा होगी और हम लोग की कहानी यहाँ तक चलेगी। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। इसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो अगर सबसे पहले बात करें बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो बात आती है कि चार्जेस क्या होता है। तो सबसे पहले का जो हमारी हेडिंग लगेगी वो क्या लगेगी बेटा, चार्जेस पे। चार्जेस क्या होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बताऊं कि कोई एक मैटर होता है, कोई एक सब्सटेंस होता है, कोई भी एक एटम होता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक एटम है, क्या है एटम, तो आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि एटम के अंदर यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व किया करते हैं। आपने पढ़ा। तो अगर हमारे पास कोई भी मैटर है और उस मैटर की जो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसकी प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसकी वजह से कोई लाइट अपनी स्पीड को चेंज करती है, डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, वैसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे प्रॉपर्टी है, वैसी मैटर की एक प्रॉपर्टी और है, इसका नाम है चार्ज। और ये क्या काम करती है, ये दूसरे चार्जेस को, दूसरे किसी फील्ड को, किसी मैटर के चार्ज को क्या करती है, एक फोर्स फील कराती है, एक ट्रांसफर फोर्स फील कराती है, कूलॉमिक फोर्स फील कराती है। ऐसा कैसे? तो अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन कहूं तो चार्ज क्या कहूंगा, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर associated with it is a property of a matter associated with mass। इसके पास क्या होगा, मास। मतलब विदाउट मास कोई भी चार्ज इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा हम प्रेजेंट टाइम पे भी कह सकते हैं। ठीक है, ये चार्ज क्या होते हैं, चार्ज एक प्रॉपर्टी, एक ऐसी प्रॉपर्टी एसोसिएट करती है जो मैटर से, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एक ऐसी प्रॉपर्टी मैटर की जिसके पास क्या होता है, मास होता है। अब आपने क्लास 10 9 पढ़ रखा है कि जो चार्ज होता है, चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बेटा, वो क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। इस तरह में कूलम को क्या होती है, इसकी यूनिट कूलम्स होती है। क्या होती है इसकी यूनिट, कूलम्स। उसको सी से लिखते हैं, आपको पता है। और ऐसी बहुत सारी इसकी यूनिट होती है, एक एबी भी होती है इसकी यूनिट, बहुत सारी इसकी यूनिट्स होती हैं और हम उस पर चर्चा करेंगे भी। फैराड हो सकती है, बहुत सारे इसके और इसकी यूनिट्स हैं, इस पे अभी आप आने वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी हमारे लिए फिलहाल बात क्या है कि चार्ज की साइड में क्या होती है, कूलम। अब बात क्या आती है कि इसका चार्ज क्या है, चार्ज की ऐसी प्रॉपर्टी है। तो चार्ज बेटा एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि चार्ज को अगर हम लिखें नेट चार्ज को, तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 + Q2 + Q3। हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बेटा, जोड़ सकते हैं। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये तो बात है चार्ज की। अब चार्ज के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है, उस पे जानते हैं। अच्छा, चार्ज दो प्रकार के होते हैं। मैंने मुझे बता दें चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर एक चार्ज न्यूट्रल चार्ज भी होता है, क्या होता है, लेकिन न्यूट्रल नाम का कोई भी चार्ज नहीं होता। जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है, यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई न्यूट्रल बॉडी है, कौन सी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब सेम है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों क्या है, सेम है। और अगर मैं जैसे मान लीजिए, तो अगर मैं यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ क्या करूँ, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या करूँ, यहाँ पर से कुछ हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या है, उनको मैं ट्रांसफर करूँ। क्या करूँ, ट्रांसफर करूँ। मैं इससे इलेक्ट्रॉन ले लूँ, क्या करूँ, इससे इलेक्ट्रॉन ले लूँ। तो यहाँ पर इस बॉडी में क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्या जाएगा, पॉजिटिव। आप नेगेटिव चीज इससे ले रहे हैं तो क्या जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। अगर मैं यहीं पर इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर दूं, क्या कर दूं बेटा, इलेक्ट्रॉन का सप्लाई कर दूं, इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो कोई अगर हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है और हमने
उससे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस कर दिया, निकाल लिया उससे इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर दिया उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। न्यूट्रल चार्जेस क्या होते हैं, जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इक्वल अमाउंट में होते हैं, उसको न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास भी चार्जेस है। अब हम पढ़ते हैं चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज होता है, चार्ज सिर्फ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, आपको बताते हैं और चीज नहीं। एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इसका, मैं आपको एक सेकंड में इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि चार्ज की अगर मैं क्या क्या प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, ट्रांसफर हो सकता है। मतलब एक बॉडी से आप दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे, अब वो जो चीज ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं, चार्ज। क्या कहते हैं, चार्ज क्या ट्रांसफर होता है, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, क्यों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में कि अगर हमारा जो न्यूक्लियस होता है, जो एटम होता है, इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इससे क्या करते हैं बेटा, रिवॉल्व किया करते हैं, क्या होता है, रिवॉल्व किया करते हैं। और जिसकी वजह जो प्रोटॉन होता है वो उसको न्यूक्लियस लेने जा नहीं देता न्यूक्लियोटाइड फोर्स की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का ट्रांसफर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कैन बी क्वांटाइज। क्या कर सकते हैं, क्वांटाइज। इस बात को पढ़ करिएगा, क्वांटाइज, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टीज के पास है। तो इस प्रॉपर्टी को मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते तो अपने मन से कुछ भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं, एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की यहां से सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसके ऊपर कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चला जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा Q बराबर माइनस n, क्या जाएगा, Q बराबर। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन का दूसरा। अगर मान लीजिए यहां पर आप इलेक्ट्रॉन की क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल लें, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसको, जिसको नेगेटिव आ जाएगा। और अगला इलेक्ट्रॉन की यहां पर डिफिशिएंसी करा रहे हैं, निकाल लें इससे, क्या करा रहे हैं, डिफिशिएंसी करा रहे हैं, तो यहां पर Q बराबर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं आ जाएगा। और इसी चीज को हम यहां पर से इक्वल करके कह सकते हैं कि प्लस माइनस ई आता है, प्लस माइनस ई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि क्वांटाइजेशन की ये प्रॉपर्टी कहती है, क्वांटाइज का मतलब होता है मिनिमम, क्वांटाइज का मतलब होता है मिनिमम। मतलब इसका क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू आप किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी से आप मिनिमम चार्ज निकाल सकते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटीजर्स की फॉर्म में होगा। कैसे होगा, इंटीजर्स की फॉर्म में होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी से 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, आप किसी से 3.5 इलेक्ट्रॉन ले लो, आप किसी से 3/2 इलेक्ट्रॉन ले लो, ये संभव नहीं है। ये कहता है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, जिसकी मिनिमम वैल्यू हमें पता हो, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्वांटाइजेशन कहते हैं। क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी कहती है कि जो चार्ज है वो हमेशा इंटीजर्स, इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में पाया जाएगा। मैं लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स करेंगे, इंटीजर्स की फॉर्म, मतलब 1 2 3 -1 -2 -3, मतलब 1.5 1.2 3.5 3.2, ये सब कोई संभव नहीं। अगर आप मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, मैं छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि कैन 3.2 2 into 3 to the power -6 चार्ज, कूलम चार्ज इज पॉसिबल। क्या ये इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हम देखते हैं Q बराबर क्या होता है, Q कितना दे रखा है हमको 3 into 10 to the power -6, n कितना दे रखा है ये निकालना है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 to the power -19। तो यहां पर से अगर n निकालेंगे तो कितना आएगा 3.1.96 और अपॉन में 1.6 into 10 to the power -19, इसको लिखेंगे पॉइंट पर 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30/16 इनटू में कितना आ जाएगा यहां पर से 19 ऊपर जाएगा, पावर पॉजिटिव कर लेगा तो 19/6 + 19, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30, ये इसको कह सकते हैं सॉरी 60,
तो 30/16 इंटू में 10 की पावर अपने पास हो जाएगा 13। और अगर मैं इसको काटूंगा तो हमारा आंसर इसमें आएगा फ्रैक्शन में जी। कैसी फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन। इसका मतलब ये वाला चार्ज जो हमारे पास ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? फ्रैक्शन में। क्योंकि क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है? कि कहती है कि चार्ज जो है आपका वो हमेशा इंटीजर्स की फॉर्म में आना चाहिए। कैसा चाहिए? इंटीजर्स की फॉर्म। दो प्रॉपर्टीज है, क्लियर है? दो प्रॉपर्टीज क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि जो चार्ज है वो चार्ज है, जो तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या है आप इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई रॉड है, ठीक। अगर ये हमारे पास रॉड है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ हो, कुछ ना कुछ इसकी मास हो, कुछ ना कुछ इसके ऊपर वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम होगा, कुछ ना कुछ इसके ऊपर चार्ज होगा। अब लेट्स से हम यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर हमने इसको v स्पीड से v वेलोसिटी दे दी इस रॉड को, जो कि कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट के। कैसे है? स्पीड ऑफ लाइट के। तो ये कहता है, आइंस्टाइन की थ्योरी कहती है, जब आप क्वांटिटेशन या क्वांटम फिजिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो मालूम है, तो आइंस्टाइन थ्योरी कहती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आकर के, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास आकर के अगर उसके आसपास है तो वो अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज में चेंजमेंट लेके आता है। ऐसे उसका लेंथ में चेंजमेंट आ जाएगा, उसका लेंथ चेंज जाएगी, वेरी कर जाएगी। कैसे जाएगी? ये वेरी करेगी। उसका मास वेरी करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइम की क्लॉक लगा दें तो इसके बारे में टाइम की बात कर लेते हैं यहाँ पर से। तो अगर मास की बात करें तो मास भी वेरी कर जाएगा इसका, और वैल्यू भी इसका वेरी कर जाएगा। वैल्यू भी क्या हो जाएगा? इसका वेरी कर जाएगा। इसका टाइम भी स्लो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइम स्लो डाउन हो जाएगा। इसका टाइम भी वेरी कर जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरी कर जाएगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो कि वेरी नहीं करेगी, और वो प्रॉपर्टी है चार्ज। क्या है? चार्ज। मतलब चार्ज जो है ये इनवेरिएंट होगा, मतलब ये वेरी नहीं करेगा। अर्थात आप उसको स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी लेके जाएंगे तो ये वेरी नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज क्या है? इनवेरिएंट है। कैसा है? इनवेरिएंट है। मतलब अगर आप स्पीड के आसपास भी गए तो चार्ज जो आपका है किसी मैटर का वो इनवेरिएंट रहता है। कैसा रहता है? इनवेरिएंट रहता है। ये आपका कौन कह रहा है? ये आपको कह रहा है कि चार्ज होगा कैसा होता है? इनवेरिएंट होता है। मतलब लेंथ चेंज हो जाएगी, मास चेंज होगा, वैल्यू चेंज होगा, टाइम चेंज हो जाएगा, वेरी कर जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका जो चार्ज है वो कैसा रहेगा? इनवेरिएंट रहेगा, मतलब चेंज होने वाला नहीं है। तो ये दो प्रॉब्लम, तीन प्रॉपर्टीज हो गई। आइए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इज कंजर्व। मतलब चार्ज कंजर्व हो सकता है। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है, सिस्टम है, इसके पास यहाँ पर ऐसा, इसमें 1 कूलम का चार्ज है, इसमें 2 कूलम का चार्ज है, इसमें 4 कूलम का चार्ज है, और यही चार्ज हमने इसको हिलाया है। तो यहाँ पर हमारे पास कहानी कुछ अलग चेंज हो गई। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास -4 कूलम का चार्ज आ गया, इसके पास 2 कूलम का चार्ज आ गया, हमसे पहुंचा Q बना दो। Q बना दो। आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम है ऐसे, मतलब ये कांस्टेंट सिस्टम था। ऐसा नहीं कि कोई और आया कुछ और चला गया ना, मैं कुछ कहानी इसी पे बॉक्स इसलिए आइसोलेटेड सिस्टम था। क्या बोला? ये आइसोलेटेड सिस्टम था। अर्थात ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कोई बाहर आया और आ गया। ऐसे नहीं, कोई बाहर आया उसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी ना, उसको भी मैटर होगा, अगर वो मैटर उसको चार्ज होगा। तो इसलिए कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा? 1 और 2 और 3 कितना हो गया? 7 कूलम का चार्ज। और यहाँ पर किसका कितना है? -4 + 2 और +2, तो कितना हो गया? -2 + 2 बराबर 7। इसको जब देखते हैं तो Q में कितना हो जाएगा? बराबर 9 कूलम का चार्ज। कितना हो जाएगा? 9 कूलम का चार्ज हो जाएगा। मतलब चार्ज जो है वो कंजर्व हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है। ये जो ट्रांसफर होते हैं, चार्ज ट्रांसफरेबल होता है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैसे पहुंच सकते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। मैंने आपको बता दिया पहले। यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्योंकि कुछ में कम देगा, कुछ में कम देगा, कैसा हो गया? लेकिन कंजर्वेशन प्रॉपर्टी कहती है कि चार्ज हो जाता है, कैसा रहता है? कंजर्व रहता है। कैसा रहता है बेटा? कंजर्व रहता है। आइए अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। अब अगर हम अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कि चार्ज कैन बी एक्सीलरेटेड, कि चार्ज एक्सीलरेट कर सकता है।
ऐसा कर सकता है एक्सीलरेट। अब एक्सीलरेट करने का मतलब क्या है, क्लास 10 क्लास 11 में आपने पढ़ा था एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी, इसमें एक्सीलरेशन मान लेते हैं, एक्सीलरेशन हमारे पास एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन। इसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसको हमने v वेलोसिटी दी, कैसे दी, v मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसे दी, कांस्टेंट। और एक हमारे पास हमने इसको एक वेरिएबल वेलोसिटी दी, कैसे दी, वेरिएबल वेलोसिटी। यहां पर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे जो हमारा चार्ज होगा कैसा होगा, कांस्टेंट स्पीड से लगातार चल रहा होगा। अगर ये चार्ज हमारा कांस्टेंट स्पीड से लगातार चल रहा होगा तो हम ये कहेंगे कि चार्ज एक प्रॉपर्टी शो करेगा, उस प्रॉपर्टी का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी यहां पर चार्ज शो करेगा। अगर यही चार्ज को हमने वेरिएबल स्पीड से फेंक दिया, चार्ज को हमने वेरिएबल, इसकी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया, तो अगर इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो चार्ज बेटा तीन प्रॉपर्टी शो करेगा। कितनी प्रॉपर्टी शो करेगा, तीन प्रॉपर्टी। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और कौन सी, रेडिएशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन की प्रॉपर्टी शो करेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है ये इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक दोनों फील्ड दिखाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता है और दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड ये प्रोड्यूस कर सकता है। ये स्टार्टिंग के जो तीन चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और जो आने वाले दो चैप्टर है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, वो मैग्नेटिक फील्ड में है। बात वहां पे भी चार्ज की होगी, तो चार्ज दोनों प्रॉपर्टीज शो कर सकता है। क्लियर है बात, ठीक। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि आखिरकार सर ये चार्ज जो है किसी भी बॉडी में चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और हमने बहुत बढ़िया तरीके से तो चार्ज को समझ लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है, सुनिए ध्यान से, छोटा सा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी, इसका मास मान लेते हैं ma और इसका मास मान लेते हैं mb। हमने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर करे, क्या बोले, हमने यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर करे, तो हमसे पूछा गया है, मान लीजिए पहले हमसे इसको एमसीक्यू बना कि मास ऑफ ए ज्यादा होगा मास ऑफ बी से, या मास ऑफ बी ज्यादा होगा मास ऑफ ए से, या तीसरा क्या है, मास ऑफ ए बराबर होगा मास ऑफ बी से। बोले कैसे होगा? अब आपने कहा सर अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो भैया कोई भी चार्ज विदाउट मास तो एसोसिएट नहीं करेगा, भी आपने बोला था कोई भी चार्ज विदाउट मास एसोसिएट नहीं कर सकता। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो मास भी ट्रांसफर हुआ होगा। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना मास होता है मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन कितना मास होता है, 9.1 × 10 की पावर -27 kg होता है। बोलो 9.1 × 10 -27 kg होता है, लगभग इतना मान लेता। अब कहते कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से मान ले ट्रांसफर हुआ तो यहां से मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें, तो इसका मतलब यहां पर n टाइम्स ऑफ 9.1 kg हुआ। इसका मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, लगातार डिक्रीज हो जाएगा, और इसका मास क्या हो जाएगा, लगातार इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जो मास ऑफ b होगा वो मास ऑफ a से क्या होगा बेलाल, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होगा बेलाल, क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं वो ये कहने जा रहे हैं कि आखिरकार में क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो इसको क्वांटाइजेशन में थोड़ी सी कहानी और बात करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्वांटाइजेशन, अभी आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आपने कहा सर Q बराबर n होता है, हमने कहा बिल्कुल सर, प्लस माइनस नहीं होता है, हमने बिल्कुल सर। इसका मतलब जो n की वैल्यू है वो इंटीजर है, यहां पर क्या है, वो इंटीजर है। हमसे आपसे बात करी कि वो कैसे हो सकती है, +-1 +-2 +-3 डॉट 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 सो ऑन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब अगर ऐसा है कि चार्ज की प्रॉपर्टी से सकती है, तो हमने कहा कि मान लो सर हमारे पास कि हमारे पास 1 कूलम का चार्ज, कितने कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का, तो उस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हमने निकाल देते हैं। अगर हमारे पास 1 कूलम का चार्ज यहां पर 1, यहां पर हो जाएगा n, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 90 -90। अब इसको इधर ले जाएंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻90। बोलो भाई, अब इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/1.6 × 10⁻90। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं पॉइंट आगे जाने के बस
तो क्या लिखूंगा 10/16 into 10 to the power 19। अब मैं इससे जोड़ ट्रांसफर कर दूं, इसको ये भी लिख सकता हूं 100/16 into 10 to the power 18। बोलो अब मैं अगर इसको काटूं तो हमारे पास यहां से आंसर क्या आ जाएगा बेटा 6 कितना जाएगा 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन है, एक कूलम चार्ज में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन है किसी एक कूलम चार्ज पर। कहानी क्लियर है? बोलिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़े चल। अब अगर इसी में मैं छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं तो क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, इसे पेपर में क्या क्या आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। तो मान लीजिए आपसे कह दें कि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ट्रांसफर आपसे पूछ ले चार्ज बताओ कितना ट्रांसफर हुआ है, चार्ज ट्रांसफर कितना हुआ है। तो अगर हम आपसे कहेंगे 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, तो आपने कहा सब बराबर क्या होगा n होता है। अब क्यों हमको कितना दे रखा है, सब निकालना है। n कितना दे रखा है 5 इलेक्ट्रॉन, 5 into 10 to the power 1.6 into 10 to the power -19। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16/80। बोलो 16/80 into 10 to the power -19 तो 65 क्या 80, तो कितना जाएगा 10 to the power -19। यहां पर हमें देता है 8 into 10 to the power -19 कूलम का चार्ज क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। बोलिए बोलिए क्लियर है बात। अब बात आती है सर मैं चार्ज कैसे दिखा रहे हो कि आखिरकार किसी अगर हमारे पास कोई एक दो बॉडीज हैं तो उनको चार्ज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अभी क्या लगाएंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, क्या लगाएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। कि चार्जिंग के क्या क्या मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारे पास है फ्रिक्शन, क्या मेथड फ्रिक्शन, या इसी को आप रबिंग कहते हैं, क्या कहते हैं रबिंग। अच्छा ये रबिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों में पॉसिबल है, इंसुलेटर में, इंसुलेटर्स में और एंड कंडक्टर में। ये रबिंग जो है वो इंसुलेटर में पॉसिबल है, कंडक्टर में। ठीक क्या होता है रबिंग, जैसे मान लें हमारे पास कोई एक बॉडी है, यहां पर कोई एक बॉडी, ठीक है ए बॉडी, और यहां पर हमारे पास कोई दो बॉडी, बी बॉडी, दूसरी बॉडी। ठीक हमने दोनों बॉडीज को क्या करा, ऐसे करके वाली बॉडी ए है और बॉडी, इन दोनों बॉडी को रफ करा, क्या करा रफ करा। तो यहां पर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर इसके ऊपर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब रब करने पे जैसे आपको याद आया हो तो आपने बचपन में प्लास्टिक की आपको लेते थे, इसे रब करते थे इसके और आप कागज चिपकाते थे, तो उस पे क्या होता था कि जो आपके बाल के या आपके सर के इलेक्ट्रॉन थे वो ट्रांसफर होते थे उस पे, और उस पे चार्ज आता था, क्या आता था उस पे चार्ज आता था। अब इस चार्ज आने की वजह से क्या करता था, किसी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकता था, रिपेल कर सकता था, तो उसने क्या करता था वो बॉडी को अट्रैक्ट करता था, रिपेल करता था। तो अब बात है कि इंसुलेटर में इसी तरह के इंसुलेटर फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, क्या नहीं होते फिर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इसलिए अगर हमारे पास कोई इंसुलेटर है तो मान लो यहां पर हमने इसको चार्ज दिया तो उसके पास यहां पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा। अब यहां पर चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पाएगा, मतलब वो ज्यादा फोर्स कुलारी फोर्स लगा पाएगा, और जब वो ज्यादा कुलारी फोर्स लगाएगा तो आसानी से अच्छे तरीके से खींचेगा। अगर यही काम आप स्टील वाली इससे करेंगे, स्टील वाली से प्लास्टिक से आप करिए स्केल से, और स्टील वाली चीज कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि कंडक्टर्स में जब आप इलेक्ट्रॉन चार्ज ट्रांसफर करते हैं, जब आप चार्ज देते हैं तो कंडक्टर में चार्ज के क्या हो जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से होता है कि ये चार्ज एक मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगा सकता, और मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के कारण से ये आपका जैसे प्लास्टिक इसके काम कर रही है वैसा काम नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम फ्रिक्शन और रबिंग की मदद से कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है क्लियर है। अगला मेथड क्या है हमारे पास, अगला मेथड हमारे पास इंडक्शन। क्या मेथड है इंडक्शन, मतलब इस पे हम और सिर्फ कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं क्योंकि कंडक्टर के पास ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इंडक्शन में होता ये है कि मान लो अगर हमारे पास ठीक कोई एक नॉन चार्ज बॉडी है, इसके पास अनचार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी के पास हमें कोई रॉड लेके गए जिसके ऊपर हमने मान लिखा है पॉजिटिव चार्ज। हम जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेके गए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑलवेज परिभाषित इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे यहाँ पर से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। जब ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से करके
इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पर से चलकर ट्रांसफर होना शुरू करे, ऐसे ऐसे होते गए, तो यहाँ पर वो नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने इस बॉडी को टच नहीं कराया, अभी ये कांटेक्ट में नहीं, विदाउट कांटेक्टिंग हो रहा है, कैसा हो रहा है, विदाउट कांटेक्टिंग हो रहा है, कैसा हो रहा है, विदाउट कांटेक्टिंग। विदाउट कांटेक्टिंग होने की वजह से भी हमने इसको टच नहीं कराया, खाली इसके पास लेके गए, तो इसके पास जाने से यहाँ पर एक चार्ज इंड्यूस हुआ। क्या चार्ज हुआ, क्या हुआ, एक चार्ज इंड्यूस हुआ। इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या रखा गया है, इंडक्शन रखा गया। क्या रखा गया है, इंडक्शन। मतलब हमारे किसी बॉडी के पास ले जाने से उसमें चार्ज इंड्यूस्ड हो जा रहा है ऑटोमेटिकली, इसलिए हम इसको कहते हैं इंडक्शन। अब इसी पर सवाल ऐसा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसका अभी भी कॉइल न्यूट्रल है, तो भैया अगर अभी कॉइल न्यूट्रल है तो यहाँ क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे आपस में लगेगा और जो करंट का ट्रांसफर है वो ऐसे होने लगेगा। इसकी वजह से अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ रहे हैं। तो इंडक्शन क्या है, एक ऐसा मेथड है जिसमें विदाउट कनेक्टिंग कोई भी चीज काम करते हैं। एक और मेथड है, एक और मेथड है, और उस मेथड का नाम आपकी किताबों में बहुत प्रकार से उस चीज को लिखा गया है। तो हमारे पास जो अगला मेथड है वो है बाई टचिंग। क्या है बेटा, बाई टचिंग। हम टच करके भी चीज चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करें, एक सिल्क का क्लॉथ लें और क्लॉथ को एक ऐसे किसी रॉड का, ग्लास की रॉड को उसको रफ करें और रफ करने के बाद उसको खूब खींचेंगे तो सिल्क के जो चार्ज होगा वो उस पर ट्रांसफर हो जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो हम टच करके भी इसको क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। फिर बात, तो आपके पास ये तीन मेथड रहे चार्जिंग के। कितने मेथड हैं, तीन मेथड रहे ये चार्जिंग के। तो ये कहानी और बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं, एक चीज हमारे पास है उसको कहते हैं क्वार्क। क्या कहते हैं, क्वार्क। क्वार्क क्या होता है, तो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं क्वार्क से मिलके बनते हैं। क्या मिलके बनते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं क्वार्क से मिलके बने होते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन जो होता है क्वार्क की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्वार्क से, तो एक इलेक्ट्रॉन मतलब अगर बात करें तो 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, क्वार्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन। तो अप क्वार्क में 2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है और डाउन क्वार्क में -1/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। और अकेला जो क्वार्क होता है बेटा वो आइसोलेटेड होता है। क्या होता है, आइसोलेटेड, मतलब अकेला क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, अकेला क्वार्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम कहें कि सिर्फ प्रोटॉन, अगर आप कह रहे हो कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब क्वार्क से मिलके बने तो प्रोटॉन के चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने कहा जो प्रोटॉन होता है उसके पास, एक प्रोटॉन जो होता है उसके पास 2 अपवर्ड और 1 डाउनवर्ड होता है। क्या बोला मैंने, 2 अप और 1 डाउन होता है। 2 अप होते हैं और 1 कितना होता है, उसके पास 1 डाउन होता है। तो 2 अप होने की वजह से क्या हो जाएगा, 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो 2/3 2/3 कितना हो गया, कितना हो गया 4/3 -1/3 कितना हो गया 3/3। इसका मतलब कितना हो पाया, 1 इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब एक प्रोटॉन पे 2 अप क्वार्क होते हैं, कितने होता है, 1 डाउन क्वार्क होता है। और आपने पढ़ा है एक अप में 2/3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2/3 इलेक्ट्रॉन और एक डाउन में कितना हो जाएगा -1/3। यहां पर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4/3 इलेक्ट्रॉन -1/3 इलेक्ट्रॉन, अर्थात 3/3 इलेक्ट्रॉन और 3/3 में कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपने पढ़ा है कि एक प्रोटॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव वाला। अब अगर मैं न्यूट्रॉन की बात कर लें, इसकी बात करें बेटा न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन क्या होता है, अगर हमारे पास न्यूट्रॉन में 2 डाउन होते हैं और 1 अप होता है। तो एक डाउन मतलब -1/3 और प्लस 2/3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 2/3 और प्लस का 2/3 कितना हो जाएगा, जी। तो आपने पढ़ा है कि न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। क्लियर है बात, चलिए आइए आगे कहानी जो है हमारी वो है कूलम्ब्स लॉ। कौन सा लॉ है, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई 2 बॉडीज हैं जिनके पास चार्ज, अगर हमारे पास कोई 2 बॉडीज हैं जिनके पास चार्ज है, कूलम्ब्स ये कहते हैं कि हमारे पास कोई 2 बॉडीज हैं जिनके पास चार्ज है, तो वो चार्ज बॉडीज आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को रिपेल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपको इतना जो बताइए, आपको पहले बता दूं कि जो पॉजिटिव, यहाँ पर कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज मतलब लाइक चार्ज, तो
लाइक चार्ज क्या करते हैं? लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं, आपको ये तो पता ही है। तो यहाँ पर क्या होता है? लाइक चार्ज मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे हमारे पास क्या रखा है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब ये इधर फोर्स लगाएगा और ये भी इधर लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा, ये का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। लेकिन यहीं पर अगर तो नेगेटिव, दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, नेगेटिव मान लीजिए और एक क्या मान लीजिए? पॉजिटिव। ये दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये तो आपको पता ही। तो मैं आपको देता है, आप याद करना था कि आपको इतना पता है। ठीक, तो वैसे ही कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई एक चार्ज बॉडीज है, अब दोनों से कोई भी हो सकती है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती है, दोनों क्या हो सकती हैं? नेगेटिव भी हो सकती है, एक पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज बॉडीज हैं, एक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो दोनों चार्ज बॉडी का तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, दूसरे क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो ये चार्ज बॉडी एक फोर्स लगाएगी, ये चार्ज बॉडी फोर्स लगाएगी भाई, क्योंकि ग्रेविटी फ्री न्यूटन जैसे क्या कहा था कि संसार में जितनी भी दोनों बॉडीज हैं वापस में क्या करती हैं? फोर्स लगाती हैं। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी ऐसे फोर्स है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। तो कूलम्ब्स का ये कहना था कि मान लो इसका मास है कुछ है और ये डिस्टेंस है कुछ इनके बीच की, कितनी डिस्टेंस? r। कितनी डिस्टेंस है इनके बीच की? r। कितनी डिस्टेंस है? r। तो कूलम्ब्स का ये कहना था जो फोर्स होती है इनके बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है q1 into q के। इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? q1, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? q2, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके स्क्वायर डिस्टेंस के। मतलब जितना पूरा बढ़ाते जाओगे इनके फोर्स ऑफ एक्शन क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा। और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है? q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, यहां पर हमारे पास क्या आता है? और q1 q2 अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर, और इस k की वैल्यू कूलम्ब से निकाल के रखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक, अब सर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9, और एप्सिलॉन नॉट को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब फ्री स्पेस पे रखा गया है, मतलब कोई इसके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई मीडियम नहीं है, कोई मटेरियल नहीं, कुछ भी नहीं है, और एक बार रखा गया है फ्री स्पेस पर। तो ये हमारे पास क्या है? कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, एक चीज और, ये जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन चाचा के सेकंड लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन के सेकंड लॉ को फॉलो करता है। क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि क्या कहते हैं न्यूटन सेकंड लॉ कि जो फोर्स ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन कौन सा फॉलो करता है? थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। कहता है कि मान लीजिए F2 है वो -F12 के बराबर होगा, मतलब जितना फोर्स ये लगाया है इसको उतना ही फोर्स ये जिस पे लगाया, और ये तीनों को कितना लगाया था, तो इसीलिए आपको पता चला कि q1 पर r स्क्वायर, यहां पर r स्क्वायर तो है और f sin नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10 की पावर -10। क्लियर बात? तो ये आज की कहानी को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट कहानी में मिलेगी तो कूलम्ब्स लॉ पे और चर्चा करेंगे, कूलम्ब्स लॉ और बहुत ज्यादा डीप समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग अस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड डे, सी यू, टाटा बाय बाय।